वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे आईपीओ रिव्यू में अनुपम रसायन के बारे में। अनुपम रसायन एक केमिकल कंपनी है, इसके बारे में हम जानेंगे। इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम जानेंगे बेसिक डिटेल्स जो होती है कंपनी की, वो जानेंगे। कंपनी का वैल्यूएशन जानेंगे, कंपनी की परफॉर्मेंस जानेंगे, ठीक है। वहीं पे हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कंपनी के फिनेंशियल्स कैसे रहे हैं, कैश फ्लो ऑपरेशंस, बैलेंस शीट, नेट वर्थ, और यहाँ पे उसी के साथ हम लोग प्राइस पर बुक वैल्यू, पीई रेशो वगैरह ये सारी चीज़ें भी जानेंगे। वहीं पे कंपनी की स्ट्रेंथ क्या क्या है, कंपनी की वीकनेस क्या क्या है, और यहाँ पे कंपनी के बड़े बड़े रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ किधर किधर है, कंपनी के प्रमोटर कौन है, कंपनी का आगे क्या प्लान है, और वो सारी चीज़ें। और हमारा फाइनली हम ये बताएंगे आपको कि इसमें आपको क्या करना है। देखिए हम क्या करने वाले में हम क्या क्या बताएंगे मैं आपको बता दूं। एक तो इसमें सब्सक्राइब करना है या नहीं, ठीक है। वहीं पे हम आपको ये भी बताएंगे शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है, लॉन्ग टर्म ट्रेड लेना है। अगर किसी को आईपीओ में अलॉट नहीं होता है और फिर भी अगर वो ट्रेड करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें एकदम डिटेल्ड और एकदम कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो अनुपम रसायन के बारे में हम बताएंगे। इससे बड़ा इतना डिटेल्ड एनालिसिस आप लोग ने अभी तक यूट्यूब पे नहीं देखा होगा, ठीक है। अगर आप इसी तरह की चीज़ें, स्टॉक टिप्स और स्टॉक एनालिसिस दोनों चीज़ें एक साथ एक ही जगह देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए तो शुरू करते हैं। आईपीओ डेट क्या है, 12 मार्च से 16 मार्च एक आईपीओ डेट है, ठीक है। वहीं पे अगर हम देखें इसका जो इशू साइज़ है 760 करोड़ रुपए का इशू साइज़ है। इशू साइज़ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरा का पूरा जो इशू साइज़ है ना, वो फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जितने भी नए के नए शेयर इशू होंगे, कोई भी पुराना प्रमोटर या इन्वेस्टर अपना स्टेक नहीं बेच रहा है। हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसमें कोई भी यहाँ पे ओएफएस नहीं है, यानी ऑफर फॉर सेल नहीं है। नो प्रमोटर इज सेलिंग एनी शेयर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। नो प्रमोटर सेलिंग है, यहाँ पे कोई भी प्रमोटर की यहाँ पे बेचा नहीं जा रहा है। नॉर्मली आईपीओ के अंदर प्रमोटर अपना थोड़ा बहुत स्टेक कम करते हैं, बट इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्राइस बैंड से रिलेटेड, तो 553 से 555 का यहाँ पे प्राइस बैंड है। 27 शेयर का मार्केट लॉट हो गया है, ठीक है। तो करीबन वही 14,000 से 15,000 के बीच में अपनी एप्लीकेशन साइज आती है। अगर आप देखना चाहते हैं डेट्स क्या क्या है, 12 से 16 मार्च की डेट है। अलॉटमेंट 19 मार्च को फाइनल होगा। पैसे आपको जिनको नहीं मिला है उन्हें 22 मार्च को मिल जाएंगे। क्रेडिट ऑफ शेयर्स 23 मार्च को होंगे। वहीं पर लिस्टिंग इसकी 24 मार्च तक एक्सपेक्टेड है। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। ये दो चीज़ें बनाती है, एक तो होता है कस्टम सिंथेसिस, ठीक है ना, कस्टम सिंथेसिस बनाती है, और एक स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है। कस्टम सिंथेसिस और ये सब चीज़ें कहाँ पे काम आती है, तो ये कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्रीज होती है और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन अचीव किया है कंपनी ने, ठीक है। मैं बताता हूँ, इनके दो डिस्टिंक्ट बिजनेस वर्टिकल है। पहला तो है लाइफ साइंसेस, जिसके लाइफ साइंसेस रिलेटेड स्पेशलिटी केमिकल्स, जिसके अंदर वो पर्सनल केयर, एग्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स के यहाँ पे प्रोडक्ट बनाती है। दूसरे अदर स्पेशलिटी केमिकल्स, वहाँ पे डाइज, पॉलीमर्स जैसे एडिटिव्स बनाए जाते हैं, पिगमेंट वगैरह बनाए जाते हैं। पिछले 9 मंथ में देखेंगे तो जो लाइफ साइंस वाले सेगमेंट ने करीबन 93.75% यहाँ पे रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट किया है। वहीं पे अगर हम देखें बाकी जो बचा हुआ रेवेन्यू है वो अदर स्पेशलिटी केमिकल्स है। तो बेसिकली लाइफ साइंसेस केमिकल कंपनी है, फार्मास्यूटिकल और ये सारे प्रोडक्ट बनाती है। इसके 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, 2 सचिन में है, 4 सचिन में और 2 यहाँ पे जगाड़िया में, मतलब गुजरात के अंदर है ये दोनों जगह। वहीं पे अगर हम देखेंगे तो ये जो इनकी जो सचिन वाली फैसिलिटी है वो गुजरात के अडानी के हजारिया पोर्ट से काफ़ी पास है, और कंपनी मेजरली ना बहुत सारा अपना प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। तो इस कारण अब पोर्ट के पास होने के कारण यहाँ पे कंपनी का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम देखें टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 23,438 मेट्रिक टन है। ग्रोथ स्टोरी की बात करें, मतलब पहले ये इसने कंपनी ने अपना सब कुछ चालू किया था 1984 में एक पार्टनरशिप फर्म की जैसे। वहीं पे फिर इन लोग ने स्पेशलिटी केमिकल्स यहाँ पे सिंगापुर की कंपनी को सिंजेंटा करके है 2010 में चालू किया। पब्लिक लिमिटेड 2003 में ये रजिस्टर हुई। उसके बाद इन लोग को एक इन्वेस्टमेंट मिला जिसका नाम, एक इन्वेस्टर था केपीआई एलएलसी 2016 में। फिर कंपनी ने जापान की सुमिटोमो के साथ पार्टनरशिप करके उसे बेचना चालू किया, और वापस 2018 में केपीआई एलएलसी ने थोड़ा बहुत और पैसा लगाया, लेकिन बोरोइंग्स के थ्रू, ठीक है। और उसी के बाद कंपनी ने 2013 में अपनी एक सब्सिडरी चालू करी है जिसका नाम है जैनम इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, JIPL,
ठीक है। ये सब क्या काम करती है, ये सारे बाइंग, सेलिंग, रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, फॉर्मुलेटिंग, इंपोर्ट, डीलिंग, ऑल टाइप्स ऑफ हैवी एंड लाइट केमिकल्स का काम करती है। अगर हम बात करें ये जो 760 करोड़ रुपए ये कहाँ यूज होने वाले हैं, तो ये एक रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए यूज होगा, ठीक है। एक्सिस बैंक के साथ इन लोग का लोन है, उसके लिए यूज किया जाएगा, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस और इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट करने के लिए यूज किया जाएगा। तो ओवरऑल कंपनी की डेप्ट कम होगी इशू के बाद, तो कि एक अच्छी बात है। वहीं पे बात करें प्रमोटर कौन कौन है, सभी गुजराती प्रमोटर है, आनंद देसाई, किरण देसाई, मोना देसाई, फिर केपीआई एलएलसी, आरआईआर, सीपीएल, ये सब प्रमोटर्स हैं। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो कंपनी की रेवेन्यू की परफॉर्मेंस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस सेगमेंट वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें रेवेन्यू का एनालिसिस, जहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 3400 करोड़ था FY18 में, वो अब बढ़ के हो चुका है 5392 करोड़, केवल 9 मंथ का फिगर है। अगर हम देखें पिछले साल का फिगर तो 5300 करोड़, मतलब जितना FY20 में कंपनी ने पूरा कमाया था वो कंपनी अभी तक 9 मंथ में कमा चुकी है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी ग्रोथ है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें, जैसा मैं हर बार बताता हूँ कि लाइफ साइंसेज वाला जो सेगमेंट है वो कंपनी का मेजर यहाँ पे रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूटिंग सेगमेंट है, ठीक है। ये एग्रोकेमिकल्स और अदर स्पेशलिटी जो केमिकल्स है, लाइफ साइंसेज के अंदर भी एग्रोकेमिकल सबसे बड़ा है और अदर स्पेशलिटी केमिकल्स बहुत छोटा है। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, पहले जहाँ पे कंपनी 40% यहाँ पे इंडिया से बिजनेस करती थी, अभी कंपनी केवल 38% यहाँ पे कंपनी यहाँ पे बिजनेस करती है इंडिया से। लगभग आप देखेंगे तो पहले 60% था और अभी करीबन 62% कंपनी एक्सपोर्ट करती है। मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है यूरोप, ठीक है, फिर जापान है, जो जापान में हमने देखा सुमिटोमो है, और सिंगापुर है 10.4% के साथ। तो आप देखिएगा मेजर कंपनी का एक्सपोर्ट बिजनेस है। और अभी मैं आपको बताऊं PLI स्कीम आने वाली केमिकल्स के लिए, जिसमें एक्सपोर्ट और वो सब जो चीज़ें इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अगर एक्सपोर्ट वगैरह करती है तो एक्सपोर्ट को काफ़ी गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है, तो इस कंपनी को भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं थोड़ी और चीज़ों की, तो जो कंपनी का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वगैरह है, तो आप देखेंगे पहले 12,000 का टन कुछ का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी था, ठीक है ना, जिसमें से यूटिलाइज होता था 10,000 टन। अभी अगर आप देखेंगे तो 23,000 टन कुछ है और 13,000 यूटिलाइज होता है। मैं मानता हूँ कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कोविड के कारण यहाँ पे थोड़ा कम रहा है 74%, बट अगर आप पहले देखेंगे, मतलब FY20 से पहले देखेंगे तो 75% था, और उससे पहले देखेंगे तो 86% था। बट ओवरऑल अभी क्या ये ग्रोइंग कंपनी है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत चीज़ें फुल्ली चालू नहीं होगी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और एक्चुअल प्रोडक्शन में अभी भी बाकी है। बट हाँ, मैं एक बात बोल सकता हूँ कि यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट एक्सपेंस ज़्यादा होंगे, क्योंकि कंपनी केवल 13,000 टन ही यूज़ करती है और टोटल 23,000 है। बट आपको ये भी मानना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में कंपनी को कोई मेजर एक्सपेंशन नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है और एक्चुअल प्रोडक्शन काफ़ी कम है। तो उसको अगर कुछ भी एक्सपेंशन करना होगा तो जो अपनी अनयूटिलाइज कैपेसिटी है उसका यूज़ कर सकती है, ठीक है। अगर हम देखें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कंपनी के लगातार बढ़ते हैं। 15 प्रोडक्ट से अब कंपनी के टोटल 41 प्रोडक्ट्स हो गए। कस्टमर देखें तो 53 कस्टमर्स हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम बात करते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट की, तो यहाँ पे जो वो बोरिंग है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो ये है, 516 करोड़ का कंपनी पे लोन है, उसके अलावा 59 करोड़ का एक और कुछ अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। फिर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स अगर आप देखेंगे तो 186 करोड़ की है। वहीं पे अदर करंट लाइबिलिटीज 332 करोड़ की है। नेट वर्थ अगर आप कंपनी की देखेंगे तो 825 करोड़ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी अगर हम कंपेयर करते हैं नेट वर्थ को, तो यहाँ पे कंपनी का जो नेट वर्थ है वो 824 करोड़ रुपीज़ है, ठीक है। और कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा पोस्ट इशू, तो वो करीबन होगा 5,500 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि 824 करोड़ का नेटवर्थ है, यानी बुक वैल्यू है, और उसके लिए जो मार्केट कैप है वो 5,500 करोड़ है। तो लगभग जो यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो आएगा वो करीबन आएगा आपका 8 यहाँ पे, मतलब 7 से 8 के लगभग यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो आएगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम देखें कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो आप देख सकते हैं, रेवेन्यू ग्रोथ 45% की रही है। इबिटा मार्जिन जो है कंपनी के वो काफ़ी बेहतरीन है, 24% की इबिटा मार्जिन है। पिछले साल से ज़रूर यहाँ पे ख़राब रहे हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी का 48 करोड़ रुपीज़ रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट मार्जिन 8.9% रहा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 6.8% है, ईपीएस कंपनी का इस साल के लिए 9 मंथ्स के लिए 6 रुपये है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं नेट असेट वैल्यू पर शेयर, यानी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नेटवर्थ को अगर आप टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको पता पड़ेगा 95 रुपीज़ करीबन आएगा, और कंपनी का जो इशू प्राइस है 555 रुपये। तो वही जैसे कि मैंने बताया लगभग 5 से 7 के बीच में यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो आएगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो यहाँ पे जो कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो लगभग आप देखेंगे 13 करोड़ रुपीस रहा है, और यहीं पे अगर पिछले साल से कंपेयर करते हो तो ये कैश फ्लो काफ़ी कम रहा है, तो ये एक बहुत ही बेकार बात है। वहीं पे ओवरऑल जो अगर आप देखेंगे, क्योंकि कैश फ्लो जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से है वो आप देखेंगे तो वो भी रिड्यूस हुआ है, फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ से कंपनी ने बहुत सारा कैश लिया है। अगर आप देखेंगे तो मतलब लोन जो है मेजर वो यहाँ पे कंपनी ने इसी साल लिया है। पिछली बार अगर फिनेंसिंग एक्टिविटीज से जब कैश फ्लो बढ़ता है जब कंपनी लोन वगैरह लेती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप देखेंगे बिगनिंग ऑफ द ईयर में 20 करोड़ था, और अभी यहाँ पे कंपनी के पास एंड ऑफ द ईयर यहाँ पे करीबन 72 करोड़ रुपीज़ का कैश है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पे अगर हम लिस्टेड पीयर से कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, तो अगर आप देखेंगे तो इसका जो पीई रेशो है वो थोड़ा हाई है। क्यों? क्योंकि इसको ज़्यादा वैल्यूएशन थोड़ी यहाँ पे एक्सपेंसिव है। अगर आप अनुपम रसायन को देखेंगे तो यहाँ पे 86 का पी है, वहीं पे जो हाईएस्ट पी है एस्टेक लाइफ साइंसेज, नवीन फ्लोरोसिन, पीआई इंडस्ट्रीज, एसआरएफ, इन सब का पी लगभग 40 से 50 के बीच में रहता है। तो ये बिना किसी बात के यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका वैल्यूएशन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वहीं पे प्राइस टू बुक रेशो 4.1 है, जो कि मैंने बोला कि काफ़ी कम है, बट अभी आप देखेंगे तो पीबी रेशो में अगर आप देखेंगे तो सबसे कम है। वहीं पे ईवी टू ईबिटा का जो रेशो है तो वो भी यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव है। मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने बताया 5,500 करोड़ है। बाकी सभी जो कंपनीज है अगर आप अस्टेक को छोड़ दें तो बाकी तीनों कंपनियां इनसे बड़ी है। वहीं पे आरओसीई डेब्ट टू इक्विटी रेशो सबसे कम है इनका इंडस्ट्री में, अगर नवीन फ्लोरोसिन को अपन हटा दे तो ये सारी चीज़ें। बाकी ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछते कि अपने पीयर से कैसा परफॉर्म कर रही है तो मैं आपको बोलूँगा कि इसकी जो वैल्यूएशन है थोड़े एक्सपेंसिव है, ठीक है ना। अभी हम और बात कर लेते हैं इसके बारे में जो कि अपर ब्रांड पे है। अगर आप देखें इसको FY20 से इसको कंपेयर करते हैं ईपीएस से, तो आपका जो पीई आएगा वो 80 के करीब आएगा। लास्ट 3 ईयर यहाँ पे जो एवरेज ईपीएस है वो 82 रुपीज़ रहा है। अगर आप इसे एनुअलाइज्ड कर दें जो अभी का ईपीएस है 6 रुपीज़ 9 मंथ्स का, तो इसका करीबन ईपीएस 69 रुपीज़ आता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ओवरऑल जो वैल्यूएशन है यहाँ पे ओवर प्राइस्ड है। अगर हम बात करें यहाँ पे कंपनी के जीएमपी की, तो जीएमपी अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जीएमपी यहाँ पे 260-270 रुपये चल रहा है। और आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी लगातार जो जीएमपी इसी में है, 9 मार्च से जरूर यहाँ पे जीएमपी टूटा है। तो जीएमपी के कारण यहाँ पे अभी भी यहाँ पे लिस्टिंग गेन आपको देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे ये जीएमपी टूट फाट के बाजार गिरता है तो भी यहाँ पे 100 रुपये का जीएमपी तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, तो करीबन 100-150 रुपये तो आपको मिल ही जाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम बताएं आपको क्या क्या करना है, तो सबसे पहले अगर हम रिस्क फैक्टर देखें तो कंपनी को यहाँ पे डेप्ट का पेमेंट वगैरह करना है, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कंपनी का। जो यहाँ पे तो कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो वो हैं कि जो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो बहुत यहाँ पे यूनिक वर्किंग कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। इसके लिए आपको बराबर है ना मटेरियल्स भी लेना है और कस्टमर से भी मेंटेन करके रखना है। तो ये यहाँ पे अगर कभी भी कैश फ्लो किसी भी एक सेगमेंट में, यानी अगर मटेरियल लेने में कैश फ्लो ज़्यादा लग गया या फिर अगर आप देखें पैसा कम टाइम पे मिलता है, तो यहाँ पे पूरे ऑपरेशंस को यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वहीं पे अगर हम देखें जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग लैंड है, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, वो एक लीज होल्ड लैंड पे, अगर कल को लीज वगैरह में प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक सिग्निफिकेंट एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसी के अलावा ये जो इनकी कंपनी के कॉर्पोरेट और रजिस्टर्ड ऑफिस है वो भी एक लीज होल्ड प्रीमाइसेस पे है। सो यहाँ पे ओवरऑल जो कंपनी के पास कोई भी ओन लैंड नहीं है, सभी की सभी लीज पे है। वहीं पे कंपनी के कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिलेटेड यानी लीगल इश्यूज भी चल रहे हैं। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर कंपनी अपने कस्टमर के साथ यहाँ पे मेंटेन कर पाती है, अगर ये मेंटेन नहीं कर पाई तो कंपनी का बिजनेस पूरा यहाँ पे प्रॉब्लम में आ सकता है, क्योंकि एक केमिकल कंपनी के अंदर उनका केमिकल कैसे बनाते हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पे सिग्निफिकेंट एंट्री बैरियर्स है, अगर आप देखेंगे लगातार कितनी कंपनीज हैं, बहुत छोटी छोटी केमिकल कंपनीज हैं। हम हाल ही में लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स देख चुके हैं, कैमकॉन देख चुके हैं, तो ये सारी जो इतनी सारी कंपनियां हैं, दीपक नाइट्रेट वगैरह, तो ओवरऑल जो केमिकल इंडस्ट्री में कंपटीशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उसके कारण भी एक यहाँ पे कंपटीशन फेस कर रही है। वहीं पे कंपनी के मेन प्रमोटर्स ही हैं जो कि केएमपी है, तो उनके अलावा और कुछ ज़्यादा एक्सपर्ट्स भी नहीं है, तो केवल प्रमोटर्स ही कंपनी को चला रहे हैं।
ठीक है। तो कंपनी यहाँ पे डिपेंडेंट है प्रमोटर्स पे। वहीं पे अगर हम देखेंगे कुछ यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है रॉ मटेरियल को, उस पर यहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन अगर गवर्नमेंट लगाती है तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ओवरऑल कंपनी का यहाँ पे क्या है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। अगर हम स्ट्रेंथ देखते हैं तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके साथ यहाँ पे काफ़ी अच्छा बिजनेस है। वहीं पे कंपनी का R&D बिजनेस काफ़ी अच्छा है, R&D बहुत ज़्यादा करती है। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है वो सभी ऑटोमेटेड है और यहाँ पे एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल और सेफ्टी मेजर के साथ काम करती है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं वीकनेस की, तो वीकनेस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सारी जो मैंने आपको बताया लीज होल्ड लैंड पे है, वहीं पे कंपटीशन ज़्यादा है और वो सारी चीज़ें हैं। तो अभी अब जानना चाहेंगे कि हमारा यहाँ पे राय क्या है। देखिए लगभग यहाँ पे जो 555 का भाव यहाँ पे आपको मिलेगा, प्लस इस पर आप 250 रुपये जोड़ेंगे तो करीबन यहाँ पे आपको बैठेंगे, यहाँ पे आपको बैठ जाएंगे 800 रुपये। 800 रुपये यहाँ पे आपको लिस्ट होना दिख ही रहा है, लिस्ट होगा ही होगा। तो ओवरऑल जो आप देखेंगे तो आपको 50% गेन यहाँ पे लिस्टिंग पे हो ही जाएगा। ठीक है, तो आप अप्लाई बिल्कुल करें क्योंकि कंपनी खराब नहीं है, थोड़ा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, पर लिस्टिंग गेन आपको ज़रूर होगा क्योंकि GMP हाई है। रही बात अभी उन लोगों के लिए, शॉर्ट टर्म वालों के लिए, तो मैं आपको बोलूँगा जो भी शॉर्ट टर्म, जिनके पास भी अगर शॉर्ट टर्म मतलब वो IPO वाले दिन, लिस्टिंग वाले दिन नहीं बेचना चाहते, या फिर वो लोग उस लिस्टिंग के बाद भी खरीद के फिर अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 3 दिन के अंदर अपनी यहाँ पे सभी ट्रेडिंग कंप्लीट कर ले। जिस दिन लिस्ट होता है उसके अगले 1-2 दिन और देखें, उसके बाद आप इसमें निकल जाएं। मेरी जो मैक्सिमम प्राइस है, अगर यहाँ पे सब कुछ सही रहा तो करीबन 900 रुपये या फिर 1000 रुपये तक यहाँ पे जा सकता है, उससे ज़्यादा जाएगा नहीं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड यही है हमारे लिए। वहीं पे अगर हम देखें लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए, तो मैं लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा, उससे बेटर है मैं आपको नवीन फ्लोरोसिन यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, ओवरऑल जो सारी बाकी जो जानकारी है GMP वगैरह से रिलेटेड, तो ये हम लोग आपको ज़रूर बताएंगे। हमारे जो लिस्टिंग डे पे हम लोग एक स्पेशल वीडियो बनाते हैं जिसमें हम लोग सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी समझाते हैं। अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने हरबनका का जो वीडियो बनाया था तो उसमें हम लोग ने ये सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि यहाँ पे कंपनी ने कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर से पैसा जुटाया है लिस्टिंग से थोड़े दिन ही पहले, मतलब कल ही। तो उसके बारे में जान लेते कंपनी ने किस किस लोगों ने पैसा लगाया। तो अगर देखेंगे फिडेलिटी, नोमुरा, यहाँ पे आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया है। वहीं पे अगर हम देखें CLSA, मालाबार, सुंदरम म्यूचुअल फंड, SBI लाइफ इंश्योरेंस, इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड, ऑर्बिट वेंचर्स, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, IFL स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ फंड, BNP परिबास, विकास इंडिया, इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटेजीज एशिया। तो ये सारी चीज़ें बड़े बड़े लोगों ने पैसा लगाया। ओवरऑल ये वीडियो हमारा यहीं खत्म होता है। आप ज़रूर इसको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करें, आपको बहुत पैसा बनने को मिलेगा। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो शेयर कीजिए सभी हमारे वीडियो IPO रिलेटेड अनुपम रसायन के सभी शेयर होल्डर्स के साथ जो यहाँ पे IPO में लगाना चाहते हैं, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को ताकि हम वापस आपको और सारे IPO के स्टॉक टिप्स, स्टॉक एनालिसिस, सारी लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजीज, अपकमिंग IPOs के बारे में सबके साथ सब कुछ आपको जल्द से जल्द बता सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।